जिस साउथ पोल के पास चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है वो चांद का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। इतना ठंडा कि यहाँ न्यूनतम तापमान -248 डिग्री तक जा सकता है। पर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत आसान भाषा में देते हैं। मान लीजिए सूर्य एक टॉर्च लाइट है जिससे रोशनी निकलती है। सूर्य की रोशनी चांद के बीच के इलाके में ज्यादा पड़ती है, चांद के दोनों पोल्स को कम रोशनी मिलती है। चांद का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां 14 दिन होते हैं और पिछले भाग में 14 रातें होती हैं। लेकिन चांद के पोल्स पर लगातार सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। ये रोशनी कम होती है लेकिन यहाँ लगातार सूरज की किरणें पहुंचती हैं। पर यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि चांद की सतह सपाट नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है। यहाँ के कुछ गड्ढे तो कई किलोमीटर गहरे हैं। इन गड्ढों को चांद का क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर के ऊंचाई वाले गोलाकार हिस्से को क्रेटर रिम्स कहा जाता है। साउथ पोल में इन क्रेटर रिम्स पर ही सूरज की किरणें पड़ती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इन विशाल दैत्याकार गड्ढों की गहराई वाले इलाकों में आज तक कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी। यही वजह है कि यहाँ बर्फ की शक्ल में बड़ी मात्रा में पानी के होने की संभावना है। चंद्रयान 3 में पानी के ट्रेसेस के अलावा वहाँ के एटमॉस्फेयर की स्टडी, सॉइल के कॉम्पोजिशन की, मिनरलॉजी की, स्पेक्ट्रोग्राफ और उसके अलावा चंद्रमा पे होने वाले सेस्मिक एक्टिविटी का भी एनालिसिस किया जाएगा। ये सभी आंकड़ों का इस्तेमाल आने वाले स्पेस मिशंस की तैयारियों में यूज। वैज्ञानिकों की माने तो ये बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का सोना है। इसके जरिए चांद में जीवन की खोज की जा सकती है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया जा सकता है। साथ ही सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ईंधन का प्रयोग न सिर्फ पारंपरिक अंतरिक्ष यान के लिए किया जाएगा बल्कि उन हजारों उपग्रहों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चांद के साउथ पोल में मौजूद कीमती संसाधन पानी है। जियोलॉजिकल और माइनिंग फर्म वॉट्स ग्रिफिथ्स की माने तो अगले 30 साल में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही $206 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है। ऐसा भी अंदाजा है कि यहाँ जमा पानी हजारों साल पुराना हो सकता है। इससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारी हासिल करने में मदद मिल सकेगी। अगर साउथ पोल में पानी या बर्फ मिल जाते हैं तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मिली बर्फ से पता चलता है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों साल में किस तरह से विकसित हुआ। अगर पानी या बर्फ मिल जाती है तो उसका इस्तेमाल पीने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और शोध कार्य में किया जा सकेगा। साउथ पोल में मौजूद गड्ढे बहुत ठंडे हैं। नासा के मुताबिक इस स्थान पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जिनका सौरमंडल के शुरू होने से जुड़ाव है। बहुत ठंड और तापमान के चलते चांद के इस इलाके में सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ। ये वो स्थान है जिससे पता चल सकता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। बीते कई साल से दुनिया के अलग अलग देशों ने मिशन के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक किसी भी देश के यान की सॉफ्ट लैंडिंग यहां नहीं हो पाई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में बने सबसे बड़े गड्ढे मौजूद हैं और इनके नीचे कोई विशाल चीज छिपी हुई है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इनके नीचे क्या चीज हो सकती है। अगर यहां तक पहुंचा जा सका तो दुनिया को बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। वो साइंस का हम कई संशोधन करने वाले, वहाँ पानी की खोज का जो मॉलिक्यूल हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, उससे आगे कई धातु है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, वहाँ पे हीलियम 3 करके ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर है, ये इसके साथ में फोटोग्राफ है, कैमरास लगे हुए हैं। तो और ये इतना चैलेंजिंग रहेगा। चांद का साउथ पोल वो हिस्सा है जिसे अंतरिक्ष का खजाना भी कहा जाता है। चांद पर मौजूद पहला खनिज है रेयर अर्थ मेटल, जिसका चांद पर बहुत बड़ा भंडार है। इसकी मदद से एनर्जी पैदा करने वाले सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। सुपर कंडक्टर बिजली पैदा करने से बिजली का नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। अभी बिजली पैदा करने से सप्लाई तक करीब 40% वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल से न्यूक्लियर बैटरी और हाई टेम्परेचर बैटरी बनाई जा सकती है। अभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेयर अर्थ चीन में मिलता है, इसीलिए चीन की दादागिरी चलती है। चांद पर मौजूद दूसरा खनिज है टाइटेनियम। इससे दुनिया का सबसे मजबूत लेकिन वजन में हल्का मटेरियल बनाया जा सकता है। इससे हवाई जहाज और सबमरीन इंडस्ट्री में क्रांति आ सकती है। इसके अलावा टाइटेनियम से लंबी दूरी के रॉकेट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरा है हीलियम। इसके फ्यूजन रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। ये सबसे क्लीन एनर्जी है। जैसे कोयले से एनर्जी बनाने में बहुत प्रदूषण फैलता है, जबकि हीलियम से बिजली बनाने में प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। वैज्ञानिकों की जांच में यह भी पता चला कि चांद पर प्लेटिनम और पैलेडियम जैसे बेशकीमती मेटल्स भी मौजूद हैं। प्लेटिनम कीमती ज्वेलरी बनाने में काम आता है। इसके अलावा लैबोरेटरी उपकरणों और इलेक्ट्रोड्स में भी प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। 1 ग्राम प्लेटिनम की कीमत लगभग 2500 रुपए है। चांद पर पैलेडियम धातु के होने के भी संकेत मिले हैं।
पैलेडियम का इस्तेमाल वाहनों के एग्जॉस्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में होता है, जिससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। चांद और धरती के इतिहास में समानता की वजह से ऐसा माना जाता है कि दोनों की बनावट भी मिलती जुलती है। जियो साइंटिस्ट को स्टडी में चंद्रमा की चट्टानों में सल्फर की मौजूदगी, उसकी गहराई में आयरन सल्फाइड की उपस्थिति का अहम संकेत मिला है। भारत का मून मिशन अगर चांद के इन खजानों को खोजने में कामयाब होता है तो इससे साबित हो जाएगा कि भारत बिना विदेशी सहयोग के हर मकाम हासिल करने में सक्षम है। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशें की जाएंगी जो अब तक रहस्य है। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य रहा है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक अगर किसी देश ने अपना यान उतारा तो वो अमेरिका है। 10 जनवरी 1968 में अमेरिका ने सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट को साउथ पोल के पास उतारा था, लेकिन यह जगह चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट से काफी दूर है। इसरो ने बताया कि दक्षिण ध्रुव के नजदीक स्थित मैंगनीज यू क्रेटर के पास चंद्रयान को उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 को कल शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा। ये समय धरती पर शाम का होगा, लेकिन चांद पर उस समय सूरज उग रहा होगा। इसरो के चीफ ने बताया ये समय इसलिए चुना गया ताकि लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिल सके। इससे लैंडर के जरिए सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने में आसानी होगी, तस्वीरें भी साफ आ सकेगी। इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस तरह डिजाइन किया है कि वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर चांद पर एक दिन बिता सके। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बेहद पथरीला है, इसीलिए यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कई बड़े गड्ढे हैं। सौरमंडल में मौजूद बड़े गड्ढों में से एक गड्ढा साउथ पोल में ही है। इसकी चौड़ाई 2500 किलोमीटर और गहराई 13 किलोमीटर है। ये चांद का वो हिस्सा है जहां पर पानी के साथ ही साथ धूप भी है, मगर जितना यहाँ कहना आसान है उतनी ही लैंडिंग मुश्किल भी है। चांद के इस हिस्से का सिर्फ 18% भाग पृथ्वी से दिखता है। बाकी के 82% हिस्से की फोटो पहली बार सोवियत संघ के लूना 3 ने 1959 में भेजी थी। लेकिन 64 साल बाद भारत नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। इंडिया एक टफ टारगेट को अचीव करने वाला है। चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इसरो ने इस बार ऐसी तैयारी की है जिसे पूरी दुनिया साक्षात देखेगी। आगे की एक्सप्लोरेशन में सिर्फ चांद ही नहीं, उससे आगे मार्स या और प्लैनेट्स में जाने के लिए भी मून में जाना निश्चय ही सबसे नज़दीक का प्लैनेट है, वहाँ सक्सेस होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक हमारे देश की, पूरी देश की प्राइड को, हमारे को एक आत्मविश्वास दिलाता है कि हमारे साइंटिस्ट दुनिया में सबसे अच्छे साइंटिस्ट में। और रही बात दूसरी लूनर इकोनॉमी की, जैसे चांद में आगे फ्यूचर में जैसे कहते हैं कि कॉलोनाइजेशन होगा, माइनिंग होगी और एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ से, इन एक्टिविटीज़ का हिंदुस्तान भी लीडिंग हिस्सेदार होगा। और उस हिस्सेदारी में मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया की प्राइवेट कंपनीज भी साथ में पार्ट लेंगी। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, और इसे पूरा करने में सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। जब भारत की मुट्ठी में चांद होगा और इंडिया अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया वर्ल्ड लीडर बनकर उभरेगा। इस पल का इंतजार 140 करोड़ भारतीय ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।